कि वास्तव में अभिमन्यु कोहाड़ आरएसएस के इशारे पे काम करता है? हमारी लड़ाई किसी संगठन से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकारों की गलत नीतियों के साथ है। ये किसान नेताओं को भी ये माला पहना के पर्पी खिरा के मत बिगाड़िए, इनसे सवाल पूछिए। अगर आप इनको भी उनकी तरह माला डालने लग जाओगे, बर्फी खिलाने लग जाओगे, तो कल को ये भी बिगड़ेंगे। आप इनसे सवाल पूछिए कि भाई आपने ये चीज क्यों की, इस पॉलिसी इस विचार के साथ हम सहमत नहीं है। आप सवाल पूछिए उनसे। हमसे कुछ विपक्षी पार्टियों ने भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन हमने संपर्क को शुरुआत में ही चैप्टर क्लोज कर दिया। हमने कोई संपर्क किया ही नहीं अपनी तरफ से, क्योंकि हमारा मानना स्पष्ट है, हमारी लड़ाई जनता के लिए है। हमारा एजेंडा किसी को राजनीतिक फायदा पहुंचाना नहीं है। कि अगर भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा इलेक्शन में अगर 20 तक भी सिमट जाए तो कोई ज्यादा बड़ी हैरानी नहीं होनी चाहिए। आज के दिन इनकी स्थिति ये बन चुकी है कि ये 20 सीटें भी आगामी विधानसभा इलेक्शन में नहीं पा पाएंगे। 6 महीने पहले अचानक से बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने प्याज के एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी, प्याज का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस तय कर दिया। उससे प्याज के हर किसान को 3 लाख रुपए का घाटा हुआ। बात यह है कि विपक्ष की पार्टियां, आज एक मजबूत विपक्ष जनता ने दिया है, वो प्राइवेट बिल लेके आए एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे। खाली बात उठा दी, उससे क्या बनने वाला है भाई? अगर इनकी नीति स्पष्ट है, अगर इनकी नीयत स्पष्ट है, तो ये एमएसपी गारंटी कानून पे प्राइवेट बिल लेके आए। इतना ही तो होगा ना। अगर इनकी मेजोरिटी नहीं होगी तो वोटिंग होगी, वो बिल पास नहीं हो पाएगा। पहले तो आपने 10 साल पूरे हरियाणा को लूट लिया। आपने, आपकी सरकार ने, आपके पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 10 साल आपने हरियाणा को लूटने का काम किया। लाखों बच्चों ने सीईटी का एग्जाम क्लियर कर रखा, लेकिन आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। आपने, वो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हम इसको माफ कर देंगे। ये तो वही काम हुआ कि बिल्ली 100 चूहे खा के हज को चली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देश के अन्नदाताओं ने एक बार फिर आंदोलन का बिगुल बजाने का मन बना लिया है। हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ मौजूद है और तमाम जो किसान है वो हमारे साथ आज बिंदास हरियाणा पे खास चर्चा करने के लिए मौजूद है। इन्हीं तमाम लोगों की जुबानी, इन्हीं तमाम किसान नेताओं की जुबानी हम आपको बताने की, दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो पहला आंदोलन था और जो अब एक बार फिर बिगुल बजाने जा रहे हैं किसान, उसमें कितना अंतर होगा। अब की बार ऐसी क्या रणनीति बनाई जाएगी जिससे कि एक बार फिर उनकी मांगों को मानने के लिए प्रधानमंत्री की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, उसको झुकना पड़े और किसानों को उनकी मांग मिल सके। अभिमन्यु जी, क्या करेंगे अब की बार? ऐसा क्यों एक बार फिर आप आंदोलन की राह पर चल पड़े? देखो, जो किसान आंदोलन 2 है जी, वो 13 फरवरी से लगातार चला हुआ है। हम दिल्ली जाने के लिए घरों से निकले थे जी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो तानाशाही और क्रूरता की सारी हदें पार करके अपने लोगों के ऊपर जहरीली गैसों के गोले छोड़े, अपने लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, अपने लोगों के ऊपर पैलेट गनों का इस्तेमाल किया, 5 नौजवान बच्चों की आंखों की रोशनी छीन ली, उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी लगभग भुगत चुकी है जी। हमारे देश में ग्रामीण एरिया की 398 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार उन 398 लोकसभा सीटों में से 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 236 पे जीत दर्ज करी थी जी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी मात्र 165 सीटों पे ही जीत दर्ज कर पाई, उन 398 सीटों पे से जो ग्रामीण एरिया की आती हैं। यानी पिछली बार के मुकाबले ग्रामीण एरिया में भाजपा 71 सीटें ज्यादा हारी है। गांव में कौन रहता है? किसान और मजदूर। यानी किसान और मजदूर की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ गई। जो नरेंद्र मोदी जी 400 पार की बात करते थे, आज वो बैसाखी की सरकार के साथ चल रहे हैं। 38 से अधिक पार्टियों का समर्थन लेके एनडीए के माध्यम से सरकार चला रहे हैं। जो पहले बार बार कहते थे मोदी सरकार, बीजेपी का भी नाम नहीं आने देते थे, मोदी की गारंटी, आज वो एनडीए की सरकार कहने पर मजबूर हो गए हैं। ये देश के अन्नदाता किसानों और मजदूरों ने किया है। लेकिन अभिमन्यु जी, आप भी तो कहते थे कि किसी भी हाल में मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। आपके भी दावे टाइम फिक्स हुए हैं। नहीं, मैं एक बात ये कह रहा हूं, हमने ये कहा था कि किसान और मजदूरों की नाराजगी दिखेगी और वो किसान मजदूरों की नाराजगी दिखी है। देखो, मैं एक बात जो मोटा मैंने एनालिसिस किया इस इलेक्शन का, कि ग्रामीण एरिया में आप कहीं भी चले जाइए, आप इवन यहां तक आप महाराष्ट्र की हम बात करें,
महाराष्ट्र की जो लोकसभा सीटें जिनको प्याज बेल्ट बोला जाता है जी। जिसमें बीड आ गई, बारामती आ गई, नासिक आ गई, ऐसी 14 लोकसभा सीटें हैं जी। 14 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मात्र एक पे जीत दर्ज कर पाए, बाकी 13 की 13 हारे हैं। कारण क्या है? 6 महीने पहले अचानक से बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने प्याज के एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी, प्याज का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस तय कर दिया, उससे प्याज के हर किसान को 3 लाख रुपए का घाटा हुआ। तो ग्रामीण एरिया में आप पूरे भारत का उठा के देख लीजिए, वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रति भारी नाराजगी है। हां, जो शहरी तबका है, शहरी तबका अभी उस पूरी चीज को समझ नहीं पा रहा है। उनके दिमाग में यह बैठा दिया गया कि किसान और मजदूरों के हक मिलेंगे तो उससे आपको नुकसान होगा, जबकि सच्चाई यह है कि अगर किसान मजदूर के हक मिलेंगे तो पूरे देश को फायदा होगा। मैं छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा, उसके बाद से भारत की अर्थव्यवस्था मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गई। मिडिल इनकम ट्रैप एक इकोनॉमिक की टर्म होती है जिसमें एक ऐसी स्थिति की बात की जाती है, मान लीजिए अगर किसी देश की जो मिडिल क्लास है उसकी परचेजिंग पावर घट जाए, वो खरीदने की क्षमता उसकी कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं मिडिल इनकम ट्रैप। और मिडिल इनकम ट्रैप में आने से भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर देश के किसानों को एमएसपी गारंटी मिलेगी, देश के किसानों की जेब में प्रति एकड़ के हिसाब से 50,000 रुपया ज्यादा जाएगा, वो उस 50,000 रुपए को स्विस बैंकों में तो भेजेंगे नहीं, उस 50,000 रुपए को मिट्टी में तो दबाएंगे नहीं, उस 50,000 रुपए से वो कुछ ना कुछ परचेज करेंगे मार्केट में आके। परचेज करेंगे तो चीजों की डिमांड बढ़ेगी, चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो चीजों की प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, यानी रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो लोगों के पास जब ज्यादा पैसे आएंगे, उनकी फिर परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो और ज्यादा चीजें खरीदेंगे। तो एक ये साइकिल चलेगी जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। भारत की अर्थव्यवस्था मिडिल इनकम ट्रैप से निकल जाएगी। एक बात। दूसरी बात, आप देखो आज के दिन, अभी मैं एक डाटा पढ़ रहा था जी, 1,41,000 करोड़ के खाद्यान्न तेल, जिसमें से ज्यादातर पाम ऑयल है जो हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है, वो बाहर से मंगवाया जा रहा है जी। एक इकोनॉमिक टाइम्स अखबार की रिपोर्ट है, इस साल 31,174 करोड़ रुपए की दालें बाहर से इंपोर्ट करी जा रही हैं। मोदी जी एक तरफ कहते हैं मेक इन इंडिया, स्वदेशी की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन बाहर से 1,41,000 करोड़ का खाद्यान्न तेल और इसके अलावा 31,174 करोड़ की दाल बाहर से मंगवा रहे हैं। क्या भारतीय किसान ये पैदा नहीं कर सकते? क्या भारत की मिट्टी ये चीजें पैदा नहीं कर सकती? लेकिन मोदी जी ये बाहर से मंगवा इसलिए रहे हैं क्योंकि जो इनका इंपोर्ट होता है उनमें इनके बड़े बड़े कॉर्पोरेट साथी इन्वॉल्व हैं, तो उनको फायदा कैसे पहुंचे, ये मोदी जी की सरकार का एजेंडा है। तो जो आप बात कर रहे थे टाइम फिश होने की, ग्रामीण एरिया में बीजेपी सरकार के प्रति नाराजगी लोगों में साफ रिफ्लेक्ट हुई है, यह बात आपकी। दूसरा पक्ष आपका भी सही है कि शहरी एरिया में भारतीय जनता पार्टी को वोटें मिली हैं। आप कहीं भी गांव का उठा के देख लीजिए, गांव में भारतीय जनता पार्टी हारी है, और किसान तो गांव में ही रहता है ना, किसान शहर में तो रहता नहीं है, तो किसान ने तो अपनी नाराजगी दिखा दी है। और मैं आगे की एक बात मैं अगर कहूं आपको, जिस तरीके से अब कल नायब सैनी जी जो हमारे प्रदेश के नए नए मुख्यमंत्री बने हैं जी, और उनका एक बयान आता है, वो कहते हैं कि जो बिजली बिल पे जो मंथली रेंटल लगता था उसको हम खत्म करेंगे, उसको हम माफ करेंगे, उसको हम, ठीक है। पहले तो आपने 10 साल पूरे हरियाणा को लूट लिया, आपने, आपकी सरकार ने, आपके पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 10 साल आपने हरियाणा को लूटने का काम किया। लाखों बच्चों ने सीईटी का एग्जाम क्लियर कर रखा, लेकिन आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, आपने, वो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हम इसको माफ कर देंगे। ये तो वही काम हुआ कि बिल्ली 100 चूहे खा के हज को चली। अब ये चीज चलने वाली नहीं है मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी। आपका जो चेहरा, आपकी सरकार का जो चरित्र है, वो हरियाणा प्रदेश की जनता पहचान चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा एनालिसिस ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा इलेक्शन में अगर 20 तक भी सिमट जाए तो कोई ज्यादा बड़ी हैरानी नहीं होनी चाहिए। आज के दिन इनकी स्थिति ये बन चुकी है कि ये 20 सीटें भी आगामी विधानसभा इलेक्शन में नहीं पा पाएंगे। लेकिन नायब सैनी तो दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर तीसरी बार बीजेपी की सरकार वो हरियाणा में बनाने जा रहे हैं। नायब सैनी जी तो 10 की 10 सीटें जीतने का भी दावा कर रहे थे। आप लोग भी 10 की 10 हराने की बात कर रहे थे। नहीं, मैंने वो कहा ना आपको, आप 10 की 10 सीटों का आप डाटा निकाल लीजिए। ग्रामीण एरिया में अगर ये कहीं जीते हो तो आप बताइए मुझे। ग्रामीण कोई हल्के में से, सिर्फ शहरों में जीते हुए हैं। करनाल में जीते नहीं, करनाल का आप असंध की बात करेंगे या किस की बात करेंगे जी, ऐसा हल्का जिसमें शहर ना के बराबर आते हो या शहर कम आते हो, आप उसकी किसी को भी आप डाटा उठा के देख लीजिए।
जहां तक बात है, आपने कहा कि नायाब सैनी जी कह रहे तीसरी बार सरकार बनेगी। आप देखो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज घबराहट इतनी है, बड़े बड़े अखबारों में पूरे एक एक पेज के इश्तेहार आ रहे हैं किसानों के मुद्दे पे, कि हमने किसान के लिए ये किया, हमने किसान के लिए वो किया, हमने किसान के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। वो एक एक पेज के इश्तेहार क्यों देने पड़ रहे हैं? अगर आपने काम किया है तो, अगर आपने किसान को फसल की उचित कीमत दी होती तो आज आपको इश्तेहार ना देने पड़ते। एक बात। दूसरी बात, अजय भाई, मैं जो एक और चीज देखता हूं इसके अलावा, जो अभी 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है, जिस चीज को आने वाले समय में हम और भी तेज करेंगे, वो एक बड़ी अचीवमेंट देख रहा हूं। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के आंदोलन को भी एक बार अगर साइड में रख दें, हम एक अलग चीज देखें। पहले क्या होता था? पहले किसानों को जाना पड़ा करता, एमपी एमएलओ के पास अपनी बात कहने के लिए मजदूरों को जाना पड़ा करता कि भाई हम ये बात कहना चाह रहे हैं आपसे, हम सुन लीजिए। लेकिन एमपी एमएलए पहली बात तो घरों पे मिलते नहीं थे, घरों में होते थे तो कह देते थे नहीं भाई एमपी साहब एमएलए साहब तो चंडीगढ़ या दिल्ली चले गए, समय नहीं है उनके पास मिलने का। लेकिन अब आप देखिए, जैसे ही चुनाव का नतीजा आया, 10 जून को तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जी की पार्टी के 5 सांसद दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पे किसानों से मिलने आए। जब उन्होंने संपर्क किया तो हमने उनको कहा कि भाई किसी भी राजनेता को हम माइक मंच नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम माइक मंच के लिए नहीं आ रहे, हम एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। वो 1.25 घंटा आए, एमएसपी गारंटी कानून पे चर्चा हुई, हमने अपना मेमोरेंडम दिया। उन्होंने फोन के माध्यम से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की बात ममता बनर्जी जी से मीडिया के सामने कराई। और ममता बनर्जी जी ने यह कहा कि हमारे 42 सांसद हैं, 13 राज्यसभा, 29 लोकसभा, 42 के 42 सांसद आगामी मॉनसून सत्र में एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे। उसके बाद जो अन्य विपक्षी पार्टी हैं, कुछ कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने भी ये कहा कि भाई हम भी किसान बन के आना चाह रहे हैं। और भी कई विपक्षी पार्टी हैं जिनके सांसद आना चाह रहे हैं। यानी एक चीज हमने समझने की जरूरत है कि इस आंदोलन के कारण, इस संघर्ष के कारण आज राजनेताओं को किसान मजदूरों की ताकत का पता लग गया है। और किसान मजदूरों को राजनेताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है, एमपी एमएलओ के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो लोग किसानों के पास आ रहे हैं क्योंकि किसान ने अपनी ताकत का एहसास उनको करा दिया है। अभी मनु जी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही फीलिंग ले गए हैं किसानों के नाम पे? क्योंकि बात तो कही जा रही है कि देश में अगर मोदी की सीटें घटी है तो कांग्रेस ने एक प्रचार किया था कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। किसानों का कहीं पे ज्यादा ऐसा नाम नहीं लिया जा रहा। देखो, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान छपा है और उसमें जो वहां के एकनाथ शिंदे हैं, जो उनकी भी फोटो छपी है, उन्होंने ये स्वीकार किया कि किसानों की नाराजगी हमारे ऊपर भारी पड़ गई, इसलिए महाराष्ट्र में हमारी इतनी बुरी परफॉर्मेंस हुई है। ठीक है। हरियाणा में दैनिक भास्कर अखबार में बड़ी एक कवर स्टोरी आई। उन्होंने स्टोरी करी कि भाजपा ने अपनी इंटरनल समीक्षा मीटिंग में स्वीकार किया कि 2 चीजें जो हमारे ऊपर हरियाणा में भारी पड़ी है, पहले किसानों की नाराजगी, दूसरा सरपंचों की नाराजगी। ठीक है। तो जिसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है वो ये स्वीकार कर रहा है। पहले तो ये स्वीकार ही नहीं करते थे। पहले तो ये रही बात कांग्रेस के प्रचार की, ये कांग्रेस 2019 में भी तो यही थी, कोई ये बाहर विदेश में थोड़ी गई हुई थी। 2019 में क्या प्रचार नहीं किया इन्होंने? फिर 2019 में भाजपा की 303 कैसे आ गई? फिर तो उस समय भी भाजपा की 240 या उससे कम आनी चाहिए थी। ये 50 के आसपास रह गए थे कांग्रेस वाले। जब भी तो कांग्रेस के ही लीडर थे, यही इनके प्रदेश में लीडर थे, यही इनके देश में लीडर थे। तो अगर कांग्रेस ने ये कर रखा होता तो फिर 2019 में भी होना चाहिए था, फिर तो 2014 में भी इनकी सरकार नहीं बननी चाहिए थी, फिर तो जो और राज्यों में हुआ वहां भी बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए थी। ठीक है, ये बात आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अब की बार विपक्ष के तौर पे एक अच्छा कैंपेन किया होगा पहलों के मुकाबले। मैं जानता भी नहीं उनको अच्छा किया या नहीं किया, वो तो वो खुद बता पाएंगे। ये हो सकता है कि उन्होंने अच्छा कैंपेन किया हो जिसका कुछ ना कुछ फायदा उनको भी पहुंचा हो, ये हो सकता है। लेकिन जो बड़ा फैक्टर है वो किसान और मजदूरों की नाराजगी इनको लेके बैठी है। आपने जो कहा संविधान वाली बात पे, वो भी एक मुद्दा है और वो गंभीर मुद्दा था, वो सिर्फ प्रचार का मुद्दा नहीं था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के कई नेताओं ने यह कहा था कि एक बार 400 सीटें आ जाए, 2/3 बहुमत आ जाए, उसके बाद हम संविधान में जरूरी बदलाव करेंगे। उनके अनुसार जरूरी, हमारे अनुसार जरूरी नहीं है। हमें लगता है कि संविधान में बदलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो फैक्टर भी एक काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ तो माना है। अभिमन्यु जी, वहीं अगर हम बात करें आने वाले
आंदोलन की, तो आपको क्या लगता है किस प्रकार से अब की बार आप रणनीति बनाएंगे? क्या लगता है एक बार फिर सरकार को झुकाकर अपनी मांगों को मनवा पाएंगे? और मुख्य रूप से आपकी कौन सी प्रमुख मांगे रहेंगी, क्योंकि ये दावे ये बातें तो आप पिछले लंबे समय से करते आ रहे हैं। देखो, अब मैंने जैसे बताया आंदोलन 13 फरवरी से चल रहा है। अभी हमने तय किया है कि लगभग 15 जुलाई के आसपास से हमारे हरियाणा के तमाम जिलों में हमारे बड़े बड़े किसान कार्यकर्ताओं के, मजदूरों के सम्मेलन होंगे। उसके बाद सितंबर के शुरुआती हफ्ते में पूरे राष्ट्रीय स्तर की किसान मजदूरों की एक महारैली हरियाणा में की जाएगी। उसको हमने संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा में उसको पास करा लिया है। और आप देखोगे केरल से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, राजस्थान से, आपके महाराष्ट्र से, तमाम राज्यों से आपके किसान हरियाणा में पहुंचेंगे। अक्सर अब तक क्या होता था कि जब भी कोई महारैली होती थी कहीं बाहर, तो हरियाणा के किसान तो खूब जाते थे, लेकिन हरियाणा में कोई अब तक ऐसी बड़ी किसान मजदूरों की रैली नहीं हुई है जिसमें पूरे देश के किसान आए हों। आप देखेंगे उस प्रकृति का आशीर्वाद रहना चाहिए, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में किसान आएंगे यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी यदि किसानों की, मजदूरों की 12 मांगे पूरी नहीं करती है, तो मेरा ऐसा मानना है, देखो घमंड की बात अजय भाई कभी करनी नहीं चाहिए कि ये एनालिसिस है, ये कोई दावा या कोई गारंटी वाली बात नहीं है। वो गारंटी शब्द की तो कॉपीराइट मोदी जी ने ले रखा है, उसके अलावा तो किसी को इस्तेमाल भी नहीं करने देते। वो मन की बात का भी कॉपीराइट उन्होंने ले रखा है। हम तो मन की बात नहीं, हम तो वास्तविक जमीनी बात कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर इसी तरीके से अगर हालात रहे जैसे आज बने हैं और किसान मजदूरों की 12 मांगे नहीं मानी गई, तो भारतीय जनता पार्टी की खराब माटी, बिरान माटी होना विधानसभा चुनाव में तय है। ये कितने ही कुछ पाखंड कर लें, इनका कोई पाखंड नहीं चलेगा। लोग अब मन बना चुके हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, लोगों में कोई विपक्ष के प्रति प्रेम वाली बात नहीं है, लोगों में भाजपा के प्रति नाराजगी की बात है। इसलिए लोग खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहते हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की बात हो, या कुमारी सैलजा गुट की बात हो, या फिर एसआर के ग्रुप की बात हो, तो वो काफ़ी गदगद है, अंदर से फीलिंग ले रहे हैं। जैसे आप फीलिंग ले रहे हैं कि मोदी को हमने 400 पार नहीं जाने दिया, वैसे ही वो लोग भी फीलिंग ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अब की बार हमारी 60, 70, 80 सीटें भी आ सकती हैं। देखो, मैं एक बात कहता हूं आपको, हम फीलिंग नहीं ले रहे किसी बात की। अगर फीलिंग ले रहे होते तो आज हम आराम से बैठे होते। आज मुस्कुराहट बता नहीं, मुस्कुराहट तो हमेशा रहनी चाहिए इंसान को। देखो, जीवन का पता नहीं है जीवन कितने दिन का है, क्या पता कल की जिंदगी हमारी लिख रखी है नहीं लिख रखी। तो मेरा ये मानना है हर पल को इंसान को पूरे कंप्लीटली नेस में जीना चाहिए। कोई टेंशन, कोई भड़क नहीं लेनी चाहिए, मेहनत जरूर करनी चाहिए, लेकिन पूरेपन में जीना चाहिए, परिपूर्ण होकर इंसान को जीना चाहिए, क्योंकि हर पल हम मौत के करीब जा रहे हैं, अपनी मृत्यु के करीब जा रहे हैं। तो जो बात आपने कही फीलिंग की, देखो आज भी अभी हम पुट्ठी गांव से आए हैं, वहां गांव की एक सभा करके आए हैं, लोगों से ये वादा लेके आए हैं, लोगों से आश्वासन लेके आए हैं कि आप डेट जो रखेंगे हरियाणा की महारैली की, उसमें हम सैकड़ों की संख्या में, उन्होंने कहा 2 बसें अकेले पुट्ठी गांव से पहुंचेगी। तो हम ना तो रुके हुए हैं, ना डटे हुए हैं, ना थके हुए हैं, ना डरे हुए हैं, ना दबे हुए हैं। चुनाव के नतीजे आए 4 जून को। हमने 2 जून को संगठन की पूरी बड़ी बैठक बुला के हमने आगामी 3 महीने का एजेंडा तय कर दिया। जो मैं एक बात कहूं, जो हमारी कमियां रही, देखिए कमियां हमारे में भी रही हैं, जो हमारा प्रचार करने का तरीका है, जो लोगों को जागरूक करने का तरीका है, हमने उसकी भी समीक्षा की और हमें कुछ कमियां दिखाई दी, तो उसकी समीक्षा भी करी। उसको लेके अभी उसको कैसे दुरुस्त करना है, इस पे भी विचार चर्चा कर रहे हैं, उस पे भी रणनीति बना रहे हैं। जहां तक बात है, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, या आपने कहा कुमारी शैलजा जी, या आपने कहा और कोई, या सत्ता के बैठे लोग मनोहर लाल खट्टर जी की बात हो या नायब सैनी जी की बात हो, कौन फीलिंग ले रहा है, कौन दुखी हो रहा है, वो हमारा चर्चा का विषय नहीं है। सत्ता में कोई आ जाए, मान लीजिए कल को कांग्रेस सत्ता में आ जाती है हरियाणा में, अगर उनकी नीतियां गलत होंगी तो हमें तो उनके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। हम कौन सा लड़ाई बंद कर देंगे? हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन के लिए है, हमारी लड़ाई गलत नीतियों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई गलत विचारों के खिलाफ है। अच्छा, अभी जी एक बात और बताइए, अभी मानसून सत्र आने वाला है लोकसभा का, आपने कहा कि तृणमूल के जो सांसद हैं वो जोर शोर से आवाज़ उठाएंगे। अभी कांग्रेस पार्टी की बात करें या तमाम विपक्ष की बात करें, अगर वो लोग
वहाँ संसद में आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो क्या आप आने वाले विधानसभा चुनाव में, जैसे आप बीजेपी जेजेपी का विरोध करते थे, क्या आप तमाम जो किसान हैं, तमाम जो किसान नेता, तमाम जो संगठन हैं, वो क्या कांग्रेस के उम्मीदवारों का भी ऐसे ही विरोध करेंगे हरियाणा में? देखो, मैं एक बात कहूं आपको, सिर्फ मुद्दा उठाने की बात नहीं है। बात यह है कि विपक्ष की पार्टियां, आज एक मजबूत विपक्ष जनता ने दिया है, वो प्राइवेट बिल लेके आए एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे। खाली बात उठा दी, उससे क्या बनने वाला है भाई? अगर इनकी नीति स्पष्ट है, अगर इनकी नीयत स्पष्ट है, तो ये एमएसपी गारंटी कानून पे प्राइवेट बिल लेके आए, इतना ही तो होगा ना। अगर इनकी मेजॉरिटी नहीं होगी तो वोटिंग होगी, वो बिल पास नहीं हो पाएगा, लेकिन कम से कम हमें ये तो पता लगेगा ना कौन सच में एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर किसानों के साथ खड़ा है और कौन खिलाफ खड़ा है। और अगर नहीं लेके आते हैं तो कानून, नहीं, उस पर भी रणनीति बनाएंगे, फिर इनके खिलाफ भी निर्णय लेना पड़ेगा। इसका मतलब इनके मन के अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। फिर तो निश्चित तौर पे एक बात स्पष्ट हो जाएगी ना कि भारतीय जनता पार्टी और इनकी नीतियों में कोई फर्क नहीं। हम तो खुल के ये बात कहते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्या प्राइवेट बिल लेके आते हैं या बिल्कुल 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 स्पष्ट हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी दोनों फोरमों ने यह भी तय किया है, अभी हमारी दक्षिण भारत में एक बड़ी मीटिंग होनी है, कम से कम 70-80 संगठनों की मीटिंग होनी है। और उसके बाद हम जो एनडीए के जो घटक दल हैं, बीजेपी के अलावा बड़े घटक दल हैं, जैसे नीतीश कुमार जी की पार्टी होगी, चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी होगी, हम उनको भी पत्र लिख रहे हैं। हम उनसे भी कहेंगे मिलके कि ये सरकार अब आपकी बैसाखियों पे चल रही है, आपके सहारे पे चल रही है। आपको भी स्पष्ट करना होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियों के साथ हैं, या आप सत्ता में रहते हुए, एनडीए में रहते हुए इनके ऊपर दबाव बनाओगे कि आप एमएसपी गारंटी कानून बनाइए, आप इसको क्यों नहीं बना रहे हैं आप। तो उनसे भी मिलेंगे। और 2 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों को छोड़ के और बाकी तमाम सांसदों को हम अपना मांग पत्र देंगे, एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर एक चिट्ठी भी देंगे। जी, एक बात और अभिमन्यु जी, जब कभी भी किसान आंदोलन होता है तो आम जो जनता है, आम जो किसान है, वो किसान नेताओं को एक तरह से भगवान का रूप दे देती है, और वो किसान नेता फिर जनता को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। कहीं ना कहीं वो राजनीति का शिकार हो जाते हैं, आम किसान, आम जनता। तो आगे कभी ऐसा ना हो, कोई किसान नेता राजनीति में न कूदे, उनका शोषण ना करे, उसके लिए आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? तो मुझे एक लगता है, एक बात है, इसका समाधान सिर्फ किसान ही कर सकता है। मान लीजिए मैं हूं, अगर मैं गलत कर रहा हूं, आपको लगता है कि हमारा विचार गलत है, हमारी नीति गलत है, तो जैसे आपने राजनेताओं से सवाल पूछे अब की बार जब वो गांव में आते हैं, तो आप हमसे भी सवाल पूछो ना उस चीज के। आप जब तक जवाबदेही तय नहीं करोगे, जब तक आप, चाहे कोई किसान नेता हो, चाहे कोई सामाजिक नेता हो, चाहे कोई राजनेता हो, जब तक उसकी लगाम जनता के हाथ में नहीं रहेगी, तो चांसेस हैं कि वो बेलगाम होगा और समाज को नुकसान पहुंचाएगा। जहां तक बात रही राजनीति में जाने की, हमसे भी बहुत लोगों ने पूछा आपकी बार कि आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं, और आपके चैनल पे बता रहा हूं मैं, हमसे कुछ विपक्षी पार्टियों ने भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन हमने संपर्क को शुरुआत में ही चैप्टर क्लोज कर दिया। हमने कोई संपर्क किया ही नहीं अपनी तरफ से, क्योंकि हमारा मानना स्पष्ट है, हमारी लड़ाई जनता के लिए है। हमारा एजेंडा किसी को राजनीतिक फायदा पहुंचाना नहीं है। हमारा एजेंडा यह जरूर है कि अगर सत्ता में बैठे लोग गलत कर रहे हैं, चाहे सत्ता में बैठे आज बीजेपी हो, चाहे कल को कांग्रेस आ जाए, अगर सत्ता में बैठे लोग गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ लोगों को लामबंद करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है, और हमें करना भी चाहिए। अभी कुछ लोग कर भी रहे थे, कुछ किसान नेता, कोई किसी को समर्थन दे रहा था, कोई किसी दूसरे के समर्थन दे रहा था, कोई किसी की गाड़ी में बैठ रहा था, किसी राजनेता की गाड़ी में, कोई तो किसी पार्टी, किसी संगठन का कोई पदाधिकारी तो बीजेपी की स्टेज पे ही जा रहा था, उनकी संकल्प यात्राओं में शामिल हो रहा था, संकल्प दिला रहा था। तो उन लोगों को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं वही बता रहा हूं। तो ऐसे ऐसे भी काम कर रहे थे। लोगों ने हमसे पूछा कि भाई आप लोग तो ऐसा नहीं कर दोगे ना। हमने कहा कि देखो भाई, किसी दूसरे के प्रति तो हम जवाबदेह नहीं है। जो दूसरे जिसने कोई ऐसा किया, आपकी भावनाओं को हर्ट किया, जब वो आपके बीच में आया, आप सवाल पूछिए। आप राजनेताओं को जैसे पहले माला पहनाते थे, आप राजनेताओं को बर्फी खिलाते थे, ये किसान नेताओं को भी ये माला पहना के बर्फी खिला के मत बिगाड़िए। इनसे सवाल पूछिए। अगर आप इनको भी उनकी तरह माला डालने लग जाओगे, बर्फी खिलाने लग जाओगे, तो कल को ये भी बिगड़ेंगे। आप इनसे सवाल पूछिए
कि भाई आपने ये चीज क्यों की, इस पॉलिसी इस विचार के साथ हम सहमत नहीं है। आप सवाल पूछिए उनसे। अगर हम उनसे कोई कहेंगे, अगर हम उनके बारे में कुछ कहेंगे तो वो ये कहेंगे बोला यार ये दूसरे संगठन वाले हैं इसलिए बोल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि किसानों को जागरूक होना पड़ेगा, किसानों को लामबंद होना पड़ेगा। किसान को ना तो किसी राजनीतिक पार्टी का भक्त बनने की जरूरत, ना किसी किसान संगठन का भक्त बनने की जरूरत, ना किसी सामाजिक संगठन का भक्त बनने की जरूरत। उनको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सही और गलत का फैसला करना होगा। जो सही विचार के साथ काम करे, सही व्यवहार के साथ काम करे, उसका साथ दो। जो गलत विचार और गलत व्यवहार के साथ काम करे, उसकी खिलाफत करो। अभिमन्यु जी, हरियाणा के काफी सारे लोगों की एक आवाज आती है जब भी आपका इंटरव्यू हम कभी चलाते हैं, तो वो नीचे कमेंट में लिखते हैं कि आप नेताजी से ये पूछिए कि ये पंजाब को साथ लेके हमेशा आंदोलन चलाते हैं, वहां से लोगों को साथ लेके हरियाणा का माहौल खराब करते हैं। उन लोगों से कभी आप किसान नेता पानी के लिए क्यों नहीं बोलते? उनका कहना है कि अगर पंजाब हरियाणा के हिस्से का पानी दे दे तो तमाम जो किसान है वो खुशहाल हो जाएंगे, उनकी आमदनी वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या आपने उसके लिए भी कभी कोई कदम उठाया है? आपने उनको कहा है कि भाई पहले पानी दीजिए, हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन किया जाता है, हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है, आप हमें पानी दीजिए। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, पानी की जरूरत कब पड़ेगी? जब हम खेती करेंगे। खेती हम कब करेंगे? जब हमें फसलों का उचित मूल्य मिलता होगा, जब हमारी जमीन लूटी नहीं जाएगी, जब हमारी जमीन हमारे पास रहेगी, जब भी तो खेती करेंगे ना। तो सबसे पहला एजेंडा है एमएसपी गारंटी कानून, अपनी जमीन बचाना। उसके बाद आगे की बात आती है। उस पे मैं आपके चैनल पे भी कई बार कह चुका हूं। देखिए, जो सतलुज यमुना लिंक का मुद्दा है, उसके तहत मात्र लगभग 1.5 मिलियन एकड़ फीट पानी का मामला है। 1970-80 के दशक से एक प्रोजेक्ट पे काम हुआ जिसका नाम शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट है, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने भी उसको दबाए रखा, बीजेपी की सरकारों ने भी उसको दबाए रखा, उसके ऊपर काम नहीं किया। अगर शारदा यमुना लिंक, उसका मोटा मोटा खर्चा 75,000 करोड़ रुपए का है। वो एक नदी है भारत नेपाल बॉर्डर पे, जिसको वहां पे काली नदी बोलते हैं, भारत में शारदा नदी बोलते हैं। वहां से वो पानी लाया जाएगा तो उसमें कई हजार मेगावाट बिजली बनेगी, कई मिलियन एकड़ फीट पानी किसानों को मिलेगा, कई लाख हेक्टेयर एरिया नया इरिगेशन को अच्छी होगी वहां पे। वो उत्तराखंड के कई जिलों से होती हुई, यूपी के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, यहां से होती हुई पानीपत में, कैराना से वो हरियाणा में एंटर करेगी। जो उसका प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट है, उस पे कुछ एरिया का तो ड्रोन से सर्वेक्षण भी हो चुका है यूपी तक। वहां से ये आते हुए राजस्थान में जाएगी, राजस्थान से एमपी को टच करते हुए गुजरात में वो चली जाएगी। यानी 5 राज्यों को पानी मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी की सरकार ने एक केन बेतवा प्रोजेक्ट बनाया बुंदेलखंड के किसानों के लिए, बुंदेलखंड के लोगों के लिए। अच्छी बात है। वहां पे उन्होंने 45,000 करोड़ रुपया अलॉट किया। 5,000 करोड़ यूपी गवर्नमेंट दे रही है, 40,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। जब आप उस प्रोजेक्ट के लिए 45,000 करोड़ रुपया अलॉट कर सकते हो, तो 5 राज्यों को जो प्रोजेक्ट पानी देगा उसके लिए 75,000 करोड़ का अलॉट करने में क्या दिक्कत है आपको? कितने हजार मेगावाट बिजली नहीं बनेगी, कितने लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की व्यवस्था होगी। आप उसके लिए कीजिए, 9.7 मिलियन एकड़ फीट नया पानी शारदा यमुना लिंक से आएगा। लेकिन ना तो बीजेपी की कोई प्राथमिकता रही, ना कांग्रेस की कोई प्राथमिकता रही, ना कोई अन्य पार्टियों की, क्षेत्रीय पार्टियों की उसमें प्राथमिकता रही। इनका एजेंडा यह है कि चुनाव के समय ये लोग ऐसे मुद्दे उठाते हैं। यहां नहीं, तमिलनाडु, कर्नाटक, कावेरी मुद्दा भी चुनावों के समय उठाया जाता है जी। लेकिन उसको मुद्दा ये नहीं है कि हम फलाने स्टेट का पानी लेके फलाने को दे दे, फलाने का लेके फलाने को दे दे। मुद्दा ये है कि हर किसान के खेत तक पानी पहुंचे जी। अभिमन्यु जी, अंतिम प्रश्न। तमाम जो लोग हैं वो उनमें से कुछ किसान नेता आपके ऊपर भी आरोप लगाते हैं। आपने अभी कहा था कि किसानों से या किसान नेताओं से आप सवाल कीजिए, तो किसान नेता ही, कुछ आपके ही शुभचिंतक, वो एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो आपके ऊपर एक आरोप लगाते हैं कि वास्तव में अभिमन्यु कोहाड़ आरएसएस के इशारे पे काम करता है। देखो, जुबान के आगे खुला मैदान है। जो कुछ चाहे, कोई भी कुछ चाहे, वो कुछ बोल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने अपने जीवन में 12-14 साल में हमने क्या संघर्ष किया है, कहां तक चीजों को समझा है और कहां तक लोगों के लिए काम किया है, किस समर्पण भाव के साथ काम किया है, वो लोग सब देख रहे हैं। समाज आईना होता है। ऐसे जो लोग इस तरीके के आरोप लगाते हैं ना, असल में उनको समस्या क्या है, वो खुद जमीन पे जाते नहीं, खुद जमीन पे जाके काम करते नहीं। तो जो जमीन पे जाके काम कर रहे हैं जो लोग, उनके साथ जब लोगों का प्रेम होता है, लोगों का स्नेह होता है, तो उन लोगों को ये लगता है, बोले यार हमारी तो जमीन खिसक रही है। इसीलिए वो इस तरीके की वाहियात गैर जरूरी बातें करते हैं। मैं उनको फिर भी एक बात ये कहूंगा, आप और आरोप लगाइए,
हमें अच्छा लगेगा। आप और 20 आरोप और लगाइए, हमें और अच्छा लगेगा। हमारी लड़ाई किसी संगठन से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकारों की गलत नीतियों के साथ है। लोगों को, जो भी लोग आरोप लगाएं, पहले वो अपने अंदर झांक के देखें, अपने गिरेबान में झांक के देखें, वो बताएं वो क्या कर रहे हैं। मैं उदाहरण देता हूं। कुछ लोग, मान लीजिए कहां पे किसी भी दो कैंडिडेटों के बीच में मुकाबला चल रहा है, मान लीजिए चुनाव का, ठीक है, और वहां पे कुछ लोग जाते हैं जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, वो ऐसे कैंडिडेटों को सपोर्ट करते हैं जो मुकाबले में नहीं है, ठीक है। अब आप, वो तो पूरा देश की जनता समझ रही है, पूरे प्रदेश की जनता समझ रही है, कोई बताने की जरूरत थोड़ी है। मान लीजिए ए और बी में लड़ाई चल रही है, ठीक है, एक संगठन जाता है जो किसानों को लामबंद करके ये कहता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में हमारे खिलाफ ये काम किए, भारतीय जनता पार्टी ने हजारों किसानों की हड्डियां तोड़ी, 50,000 से ज्यादा झूठे मुकदमे किसानों के ऊपर दर्ज किए, महिला पहलवान किसान मजदूर समाज की बेटियों को सड़कों पर घसीटने का काम किया, हमारे जो नौजवान बच्चे जो फौज में जाते थे उनको बर्बाद करने के लिए अग्निवीर की योजना ला दी। सत्ता में बैठे लोगों ने हमारा ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जब ये हमें नुकसान पहुंचा सके, ऐसा कोई मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। हर बार उन्होंने पूरी कोशिश की हमारा शोषण करने की। हमने तो जाके लोगों को इस चीज पे जागरूक किया और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वोट की चोट से हिसाब किताब कर दो और ब्याज समेत भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का हिसाब किताब कर दो। हमारा एक एक भाषण ये है। और कुछ लोग, सुनिए बात, कुछ लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ए और बी कंपटीशन में है, ठीक है, कोई तीसरा कंपटीशन में ही नहीं है। कुछ आदमी जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं वो ढोल उठा के जाते हैं और सी और डी का प्रचार कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों में बैठ के चल रहे हैं कि सी को वोट दो, डी को वोट दो, यानी किसानों की वोटों को बांटने का वो लोग काम करते हैं। एक नहीं 1000 प्रूफ उसके मौजूद हैं। तो जब वो किसानों की, मजदूरों की वोटों को बांटने का काम कर रहे हैं, उन किसान मजदूरों की वोट जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़नी है, यानी वो किसका फायदा कर रहे हैं। तो समाज, अजय भाई, समाज आईना है, समाज ये देख रहा है कौन बीजेपी आरएसएस के लिए काम कर रहा है और कौन बीजेपी आरएसएस की गलत नीतियों के खिलाफ काम कर रहा है। जी बिल्कुल, आप दिल पे मत लीजिए, ये सिर्फ एक सवाल था। हमारे साथ किसान नेता हर्षदीप गिल भी है। जी हाँ, जरा गौर से देखिए इस चेहरे को। ये वही चेहरा है जब कभी भी किसानों के अधिकारों की बात आती है तो सबसे आगे डटकर ये हमेशा काम करते हैं। हालांकि बहुत सारे, अभिमन्यु कोहाड़ की अगर हम बात करें तो अभिमन्यु कोहाड़ को जो पूरा प्रदेश, पूरा देश किसान नेता के रूप में जानता है, तो इनके पीछे यही ऐसे लोग हैं जो उनको कंधा देते हैं, सहारा देते हैं, सपोर्ट देते हैं, लेकिन चेहरा अभिमन्यु कोहाड़ का होता है। जी हर्षदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? जी अजय भाई, मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ये लोग आरएसएस के लोग हैं जो अब आंदोलन कर रहे हैं। मैं उन लोगों से ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और मैं बल्कि पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए, किसानों को जागरूक होना चाहिए। उनसे एक सवाल बनता है कि 9 दिसंबर 2021 को भारत सरकार के एक अधिकारी हैं संजय अग्रवाल, जिनकी तरफ से एक लेटर लिखा गया जब हमारा आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पर जारी था। उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिख करके हमारे साथ वादा किया था कि आपकी जो बकाया मांगे हैं, आंदोलन की बकाया मांगे हैं, 3 कानून तो हमने ऑलरेडी वापस ले लिए हैं, उसके बाद की जो बकाया मांगे हैं आप हमें समय दीजिए, अभी आप अपना आंदोलन बंद कीजिए और उसके बाद थोड़े ही समय में हम आपकी मांगे जो बकाया मुद्दे हैं उनको जल्दी पूरा कर देंगे, इसलिए आप इस आंदोलन को समाप्त कीजिए। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, सरकार की तरफ से, सरकार के अधिकारी की तरफ से हमें लिखित में ये लेटर जारी करके हमें आश्वासन दिया गया था। जिन लोगों ने सरकार के साथ मध्यस्थता करते हुए बातचीत करके उस समझौते को अंजाम तक पहुंचाया था कि हम इस आंदोलन को स्थगित करते हैं, आंदोलन को समाप्त नहीं किया गया था। जब स्थगित करने की बात की गई थी उसका मतलब यही था कि जो मांगे सरकार ने मानने के लिए हमें लिखित में आश्वासन दिया है, अगर सरकार एक समय तक अगर उनको पूरा नहीं करती है कि वो आंदोलन हम दोबारा से फिर से हमें शुरू करना चाहिए था। लेकिन जिन लोगों ने हमारा सरकार के साथ हमारा ये समझौता करवाया, सरकार से लिखित में आश्वासन लिया, उन लोगों का फर्ज बनता था, आज 2.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है 9 दिसंबर 2021 के बाद, उन लोगों का फर्ज बनता था एक समय तक इंतजार करना चाहिए था। सरकार ने जो हमारे साथ वादा किया 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी उन लोगों ने उस लेटर में हमें जो लिखित आश्वासन दिया गया था, जो मांगे हमारी पूरी करने का आश्वासन दिया गया था, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उन जो सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की उसके खिलाफ उन नेताओं ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। उल्टा
उल्टा वो लोग हमें आरएसएस के आदमी बता रहे हैं। जी, एक बात और आप लोगों से एक लाइन में मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा कि जो लोग अपने घरों में बैठे हैं, सरकार के साथ उन्होंने हमारा आश्वासन दे करके हमारा आंदोलन स्थगित करवाया था, हमें घरों में वापस लेकर आए थे दिल्ली के बॉर्डर से, वो लोग तो क्रांतिकारी हैं, अपने घरों में एसी में सोए हुए हैं, वो लोग अपने आप को क्रांतिकारी मानते हैं। जो लोग पिछले 6 महीने से रोड पर बैठे हैं, भीषण सर्दी को झेला उन्होंने पहले, अब भीषण गर्मी 50 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है, उन लोगों को आरएसएस के आदमी बताया जा रहा है। अब ये जनता को फैसला करना है कि जो लोग अपने घरों में बैठे हैं, सरकार से वादा करके, झूठा वादा दिलवा करके हमें अपने घरों में ले आए थे, वो सरकार के आदमी हैं, या जो लोग अब रोड पे डटे हुए हैं वो सरकार के आदमी हैं। एक बात और जानना चाहेंगे हरदीप जी, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस दौरान हरियाणा में अलग अलग जगहों पर बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध किया गया। लोकसभा का जो स्तर है, अभी मानसून सत्र वो होने वाला है, जैसा कि अभिमन्यु भाई साहब ने कहा कि प्राइवेट बिल अगर विपक्ष नहीं लेके आता है तो हम उनका विरोध करेंगे। तो क्या विधानसभा चुनाव में अगर प्राइवेट बिल नहीं आता है तब तक, तो क्या आप विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेताओं का भी बहिष्कार करेंगे? जी बिल्कुल, इस बारे में कांग्रेस की जवाबदेही बनती है, कांग्रेस का ये फर्ज बनता है, चाहे कांग्रेस है चाहे तमाम विपक्षी पार्टियां, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, अगर वो हमारी इच्छा है, हमारे किसानों के लिए हम एमएसपी की गारंटी का कानून लेकर के आना चाहते हैं कि सरकार वो हमारे लिए बना करके हमें दे। अगर कांग्रेस उस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाती है, या तमाम विपक्षी दल हैं जो वो प्राइवेट बिल अगर संसद में नहीं रखते हैं, उसको पास करवाने का काम नहीं करते हैं, उसमें प्रयास नहीं करते हैं, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी जवाबदेही बनती है। अगर उसमें वो बेईमानी करते हैं, उनका जो फर्ज बनता है, जिसके लिए समस्त किसान समाज ने बीजेपी का विरोध किया, जेजेपी का विरोध किया और विपक्ष को जिताने का एक माहौल तैयार करके दिया, अगर वो उसमें कोताही करते हैं तो हम निश्चित तौर पे उनसे जवाब मांगेंगे, और उनके खिलाफ भी अगर हमें लगेगा कि उन्होंने हमारे जो मुद्दा है, जिस मुद्दे का उन्होंने राजनीतिक फायदा उठाने का काम किया है और आगे भी बरगला करके उस मुद्दे पर वो वोट बटोरना चाहते हैं, तो हम उनकी भी खिलाफत करेंगे। जी, उनकी भी खिलाफत करेंगे। जी, आप क्या लगता है, इनकी बातों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। जो हमारे गैर राजनीतिक संयुक्त मोर्चा ने और किसान मजदूर मोर्चा ने फैसला लिया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ये कुछ पार्टियों के एजेंट हैं। अब इस आंदोलन के लोगों ने, जो आंदोलन लड़ रहे हैं, जो रोड पे आज गर्मियों में बैठे हैं, उन्होंने बीजेपी को झुकाने का काम किया है, और आगे भी जो कांग्रेस ये बात कह रही है कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अगर वो प्राइवेट बिल इस मानसून सत्र में नहीं लेके आते हैं तो उनसे भी सवाल पूछना हमारा जायज बनता है। जी बाबू जी, क्या लगता है? भाई जो अभिमन्यु भाई ने, हर्षदीप ने जो बात बताई, उन सारी बातें सहमत सा, कंधे से कंधा मिला के साथ देवाएं जब किसानों की लड़ाई लड़ें। जी, जो किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, इनका कंधे से कंधा। एक बात और, अंतिम प्रश्न, खनौरी बॉर्डर से आप दिल्ली के लिए कब कुछ करेंगे? देखो, एक बात है, हम तो 13 फरवरी को ही दिल्ली कूच करना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से गोलियां चलाई जा रही थी, लाइव फायर हो रहे थे, जैसा दूसरे देश के बॉर्डरों पे माहौल होता है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा था। ये सारे साथी उसके गवाह हैं, लोहान साहब भी, अर्शदीप जी भी, सुनील जी भी, सारे साथी, डॉक्टर दलशेर जी भी, सारे साथी ये गवाह हैं। तो ऐसे माहौल में जब गोलियां चल रही हो, जब नेतृत्व की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनका कोई नुकसान ना हो, और जो पुलिसकर्मी हैं, जो फोर्सेज के आदमी हैं, उनका भी कोई नुकसान ना हो, क्योंकि सरकार तो चाहती है अगर कोई किसान को नुकसान होता है, मैं उसी बात पे आ रहा हूं, सरकार तो चाहती है किसान को नुकसान हो, जब भी सरकार का फायदा, जवान को नुकसान हो तब भी सरकार का फायदा। तो जिस दिन सरकार अपनी ये जो तानाशाही कर रही है, जो गोलियां जो चला रही है, जो सरकार जो गोलियां चलाई, जिस दिन ये सरकार गोलियां चलानी बंद करेगी, उस दिन हम निश्चित तौर पे दिल्ली जाएंगे। अभी बंद है, काफी महीनों से बंद है। नहीं, आप शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, कोई किसान ने किसी ने आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया, स्टेज चल रही हैं। जब भी शांतिपूर्ण तरीके से भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो उन्होंने 13 तारीख को गोली चलाई, 14 को चलाई। अब कब करेंगे शांति प्रिय तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश? मैं आपको एक बात बताता हूं, ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका कोई डेट दे दी जाए, क्योंकि इस सवाल पे लोगों की जिंदगियां दांव पे लगी हैं। अगर मान लीजिए कोई जल्दबाजी होती है और कोई नुकसान हो जाए, चाहे वो जवानों का हो चाहे वो किसानों का हो, तो आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार ही फिर ये माइक लेके आएंगे। आप अगर ये नहीं कहेंगे कि हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का कार्यक्रम है, लेकिन जब सामने से गोली चल रही है, किस दिन का है वो कार्यक्रम? नहीं, अभी तो वो तय किया जाएगा, अभी आगे तैयारी कर रहे हैं। अभी हम, हो सकता है कि हरियाणा में सरकार बदल जाए, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, हो सकता है कि नई सरकार आए,
नई सरकार हो सकता है ये भी कह दे कि भाई हम तो गोली नहीं चलाएंगे, आपका मामला दिल्ली से, आप दिल्ली से जाके अपना मामला करो, दिल्ली से जाके बात करो। तो दिल्ली तो हमें जाना ही है, लेकिन मेरा ये मानना है एक जिम्मेदार नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है कि भाई ऐसा कोई भी काम ना हो जिससे किसी भी तरफ का नुकसान हो। और हमने ये 13, 14, 21 तारीख तक देख लिया कि ये सरकार खून की प्यासी हो चुकी है। तो जब गोलियां चल रही हैं उस समय कोई आगे बढ़ने का कार्यक्रम नहीं दिया जा सकता। जी बिल्कुल, देखिए ये थे किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ और साथ में ये तमाम वो किसान हैं, तमाम वो चेहरे हैं, तमाम वो अन्नदाता हैं जो देश का पेट भरते हैं और इनकी सिर्फ यही मांग है कि वो एमएसपी गारंटी कानून चाहते हैं। वो इसलिए ताकि वो अपना पेट भर सकें, अपने बच्चों का पेट भर सकें, पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया का पेट भर सके। अब देखना यह होगा कि इनकी एमएसपी की गारंटी का जो कानून है वो कब लागू होता है, कब इनकी मांगे पूरी होती है। बहरहाल एक बात तो तय है कि अगर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी प्राइवेट बिल लेकर नहीं आती है संसद में, तो विधानसभा चुनाव में उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो लोग जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो अंदर ही अंदर जो लड्डू उनके फूट रहे हैं वो लड्डू कहीं चकनाचूर ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने भी अब कमर कसनी होगी और प्राइवेट बिल लेकर आना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।